कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है टॉपर्स टाइम में। हमें टॉपर्स टाइम जमीन से शिखर तक। दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपके जो जीएस है जिसमें यूपी लेखपाल का उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली डेली 2 आंदोलन लेके आया करेंगे। हिस्ट्री के, ज्योग्राफी में कुछ लेके आया करेंगे और पॉलिटी में कुछ लेके आया करेंगे और इकोनॉमिक्स के साथ। तो 2 आंदोलन लेके आए हैं जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आंदोलन माने जाते हैं पूरी की पूरी हिस्ट्री की, जो इंडियन हिस्ट्री की। इसके 2 ये जो चीजें हैं इनका आजादी में बहुत योगदान माना जाता है और इसका आजादी का जो सबसे पहला वाला आंदोलन था वो माना जाता है। तो 2 मैं लेके आया हूँ, बड़े मुख्य पॉइंट हैं, आप लोग देख भी सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा मुख्य पॉइंट हैं। ऐसे पॉइंट मुझे नहीं लगता आप लोगों ने आज तक सुने होंगे, इसीलिए बहुत ही ज्यादा चीजें मैं सही से लेके आया हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्टार्ट करते हैं। इतिहास में जो सबसे पहला जो आंदोलन था वो था 1857 की क्रांति, जिसको हम विद्रोह भी कह देते हैं। ठीक है, उसके कुछ मुख्य पॉइंट है। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे आईएनसी पे, इंडियन नेशनल कांग्रेस पे। क्या इसकी स्थापना थी, कौन कौन से इसमें तीन कौन से चरण हुए थे, जिसमें कौन कौन से नेता थे। ठीक है, उसकी बात करते हैं। आप लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि छोटी सी वीडियो है, आप लोगों को 1 या 2 नंबर जरूर दे जाएगी हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं देख रहा था प्रीवियस ईयर में। ठीक है, सबसे पहले बात कर लें 1857 की क्रांति का जो विद्रोह था वो कहां से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो इसमें पहला मैंने लिखा है जो 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे थे। जो 34वीं रेजिमेंट जो थी उसके सिपाही जो मंगल पांडे थे, जिन्होंने चरबी वाले कारतूसों को मुंह से खोलने के लिए मना कर दिया था, उनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। ये आप भली बात ही जानते हैं। ठीक है, 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। तो पहला आपका एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है कि मंगल पांडे जी को फांसी कब दी गई थी। तो 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक, उसके बाद बहुत ज्यादा मुख्य पॉइंट ये है कि उस समय गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे भारत के। तो उस समय लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल हुआ करते थे। लॉर्ड कैनिंग को याद करने का सबसे सटीक तरीका है कि आप लोग में से बहुत सारे लोग यूपीएसआई के एस्पिरेंट होंगे। जब आईपीसी बनी थी 1860 में, तो उस समय लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग थे, उनके अंडर में जो मैकाले थे उन्होंने आईपीसी को बनाया था। तो 1857 और 1860 के बीच में सिर्फ 3 सालों का अंतर था। तो उस समय ये लॉर्ड कैनिंग ही गवर्नर जनरल हुआ करते थे। ठीक, ब्रिटिश पीएम उस समय कौन थे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ब्रिटिश पीएम उस समय पामस्टर्न थे। आपसे पूछा जाएगा कि 1857 की महान क्रांति के समय ब्रिटिश के पीएम कौन थे, तो आप बोलेंगे पामस्टर्न थे। ठीक, प्रतीक क्या था 1857 की क्रांति का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, काफी ज्यादा पेपरों में आ चुका है। घटना चक्र से भी मैं देख चुका हूं, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो रोटी और कमल, अगर कभी भी किसी भी शहर में क्रांति की शुरुआत करनी थी, कि जाना था कि भाई 10 तारीख से या 31 तारीख से हमारी क्रांति होने वाली है, तो रोटी और कमल भेंट करते थे, जिससे पता चल जाता था कि इस गांव से भी क्रांति का उद्गम होगा। ठीक, शहर कौन सा था जहां सबसे पहले क्रांति हुई, वो था मेरठ का शहर। जबकि क्रांति की जो डेट थी वो 31 मई डिसाइड की गई थी कि 31 मई 1857 को क्रांति करेंगे, बट किसी कारणवश 10 मई को ही क्रांति हो गई थी मेरठ से। ठीक है, आपसे पूछा जाए किस शहर से क्रांति स्टार्ट हुई थी, आप कहेंगे मेरठ से स्टार्ट हुई थी। ठीक, ये क्रांति के कारण है, ये क्रांति के परिणाम है। इससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्रांति के कारण और क्रांति के परिणाम, आपसे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। उससे पहले बात करेंगे कि ये जो विभिन्न शहर थे जिसमें अगुवाई किन किन व्यक्तियों ने करी थी, तो उसके बारे में सटीक जानकारी आपको देते हैं। देखिए, नाना साहब, जो नाना साहब थे क्रांति के महत्वपूर्ण दावेदार थे। क्रांति में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनको धोंदू पंथ भी कहते थे। आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि धोंदू पंथ को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे नाना साहब। ठीक, धोंदू पंथ, नाना साहब। इन्होंने कानपुर से क्रांति का जो ऑपरेशन था ऑपरेट करी क्रांति को। ठीक है, नाना साहब ने धोंदू पंथ जो जिनका नाम था, उन्होंने कानपुर से क्रांति की कानपुर की क्रांति को देखा, कानपुर से उन्होंने अपना बागडोर संभाली। उसके बाद सेकंड पे आ जाते हैं बहादुर शाह जफर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहादुर शाह जफर जो थे वो मुगल साम्राज्य के सबसे आखिरी शासक हुआ करते थे, जो कुतुब मीनार में रहते थे। ठीक है, कुतुब मीनार में रहते थे। तो भाई क्रांति की स्टार्ट तो हो गई, क्रांति बोले भाई कि क्रांति तो स्टार्ट हो गई, बट क्रांति के लिए एक जो मुख्य इंसान होना चाहिए कि जिसके ऑपरेट पे हम क्रांति को हम ऑपरेट करें। जैसे एक टीम का एक कप्तान होता है, देश का पीएम होता है, राज्य का सीएम होता है, ऐसे ही क्रांति तो स्टार्ट हो गई, लेकिन क्रांति के लिए कोई एक व्यक्ति वो नहीं मिला है कि जिसके अंडर में हम लोग क्रांति को कर सके। तो भाई जो सभी लोग थे उन्होंने बहादुर शाह जफर के ऊपर दबाव बनाया कि भाई आप हमारे नेता बन जाइए, आप हमारे नेता बन जाइए। बहादुर शाह जफर बोले भाई मैं तो बूढ़ा बाड़ा हूँ, और ये तो सटीक बात है, आप लोग पढ़ लीजिए, जो एक अच्छा टीचर होगा वही आपको ऐसी चीजें बताएगा। बहादुर शाह जफर बोले भाई मैं तो बूढ़ा बाड़ा हूँ, मेरी तो उम्र हो गई, मैं कैसे इस क्रांति का वो करूंगा कि ऑपरेट करूंगा इस क्रांति को। लेकिन बोले नहीं, अब चाहे आप बनिए चाहे कैसे भी करके बनिए। तो इन्होंने उस क्रांति के ये मतलब मुख्य क्रांति के कप्तान बन गए, एक शब्द में बात करी जाए तो। प्रधान सेनापति मैंने लिखा है कि इन्हीं के
अगुवाई में पूरी क्रांति स्टार्ट हो गई। ठीक, बेगम हजरत महल लखनऊ में, लखनऊ की इन्होंने बागडोर संभाली बेगम हजरत महल ने। ठीक, ये आ जाएगा, बेगम हजरत महल ने लखनऊ की बागडोर संभाली। रानी लक्ष्मीबाई बहुत इंपॉर्टेंट है, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की क्रांति, जो झांसी की क्रांति थी वो संभाली। झांसी में आखिरकार ये मारी गई उस समय क्रांति में। कुंवर सिंह जो थे उन्होंने बिहार के जगदीशपुर में, ये कुंवर सिंह ने बिहार के जगदीशपुर में ये संभाली। ये बंगाल के शेर भी नहीं कहा जाता है। लोग पूछ लेंगे कुंवर सिंह को क्या कहा जाता है, तो आप बोलेंगे बंगाल का शेर भी कहा जाता है, यहाँ मैं लिखना भूल गया। अहमदुल्ला ने फैजाबाद की क्रांति को संभाला। अहमद, ये वही इंपॉर्टेंट नाम है जो लेके आया हूँ जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अहमदुल्ला ने फैजाबाद की क्रांति संभाली। फैजाबाद जो कि इस समय अयोध्या हो गया, तो अयोध्या के आसपास का जितना भी क्षेत्र है वो अहमदुल्ला ने संभाला। लियाकत अली ने इलाहाबाद व बनारस के क्षेत्र की बागडोर संभाली। ठीक है, लियाकत अली ने इलाहाबाद व बनारस के क्षेत्र की बागडोर संभाली। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्रांति के कारण क्या रहे और क्रांति के परिणाम क्या रहे, इस चीज को आप जरा ध्यान से समझिए। देखिए, क्रांति के कारण क्या थे? औपनिवेशिक आर्थिक ढांचा। ठीक है, औपनिवेशिक आर्थिक ढांचा, क्या इसका मतलब है? भाई यहाँ से माल आ रहा है, विदेश में जा रहा है, लोग यहाँ से टैक्स वसूल कर रहे हैं, विदेश में लोग बैठे, उनकी पेंशनें चल रही हैं, उनको सैलरी प्रदान की जा रही है, तो लोग इससे बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि भाई हमारी आर्थिक चीजें हैं, बाहर जा रही हैं, ये है वो है। तो लोगों में ये भी एक विद्रोह का बहुत इंपॉर्टेंट कारण था। डलहौजी की हड़प नीति, ये सबसे मुख्य कारण था उस समय का। मतलब डलहौजी ने ये एक गजट पारित किया कि जिस जिस राजा या रानी के कोई भी संतान नहीं है, वो संतान को गोद नहीं ले सकता, उसकी जो भी संपत्ति है वो ब्रिटिश के अंदर ले ली जाएगी, छीन ली जाएगी। तो इससे झांसी का ये बहुत बड़ा इसमें रोल था। ठीक है, तो झांसी के ऊपर जब आया था, जब इन्होंने किसी बच्चे को गोद लिया था, उसके बाद ये इसकी जो हड़प नीति थी, हर राज्य में इसने ऐसा एक गजट प्रस्ताव कर दिया था कि भाई जिसका कोई भी बच्चा नहीं है, वो उसकी जो संपत्ति है वो ब्रिटिश में मिला ली जाएगी, सम्मिलित कर ली जाएगी। थर्ड जो कारण था वो था चर्बी वाले कारतूस की घटना। ये भी एक मुख्यतः कारण था, क्योंकि जो इनफील्ड राइफल थी उसमें एक कारतूस आता था जिसमें ऐसा कह दिया गया था, मुसलमानों के लिए कह दिया गया था कि इसमें चर्बी उसकी है, सुअर की चर्बी है, और हिंदुओं के लिए गाय की चर्बी थी, बट उसमें थी वो चीज। ठीक है, तो उसको मुंह से चबा के निकालना पड़ता था, हाथ से चबा के निकालना मुश्किल था, तो उससे लोड करके फिर उससे इनफील्ड राइफल में भरा जाता था। क्रांति के परिणाम क्या है बच्चों? देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई उस समय। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्वामित्व था वो समाप्त हो गया इस क्रांति के परिणाम के बाद, और ब्रिटिश क्राउन की सत्ता स्थापित हो गई। ठीक है, जो उस समय के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने इनका ये आदेश पड़ा कि आज से भाई ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त है, और आज से ब्रिटिश जो क्राउन है उसके आदेश पर सत्ता चलेगी और उन्हीं के नाम पर सत्ता चलेगी। गवर्नर जनरल का पद वायसराय के रूप में कन्वर्ट हो गया, मतलब वहां से गवर्नर जनरल खत्म हो गया। मतलब लास्ट गवर्नर जनरल जो थे भारत के वो लॉर्ड कैनिंग थे, और फर्स्ट वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक, रॉयल कमीशन का गठन हो गया। अब रॉयल कमीशन का गठन क्यों किया गया था बच्चों? रॉयल कमीशन का गठन इसीलिए किया गया था जिसमें जो यूरोपियन सैनिक थे और जो भारत के सैनिक थे, इनके बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए, मतलब इनके बीच में मतलब मेलजोल बढ़ाने के लिए रॉयल कमीशन का गठन किया गया था कि इनमें समस्याएं क्या हो रही हैं, ये लोग आपस में क्यों नहीं रह पा रहे हैं। तो ये इसका इंपॉर्टेंट रोल है। तो आई होप आपको ये 1857 की क्रांति की कुछ चीजें समझ में आई होंगी। मैं जानता हूँ व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैं सारी चीजें नहीं ला सकता बच्चों, ठीक है, गर्मी है इस समय बहुत ज्यादा, और अभी अगर डिजिटल बोर्ड होता तो आराम से क्लिक मार दे ऐसे करके, जैसे और टीचर मारते हैं, नया पेज स्लाइड हो जाता और आपको कुछ ना कुछ बता देते। लेकिन पूरा लिखना पड़ता है, एक एक चीज लिखनी पड़ती है, और इतनी सारा, और ज्यादा वीडियो की क्वालिटी लेंथ भी लंबी हो जाती है बच्चों, तो वो भी चीज देखनी पड़ती है। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोग इसी चीज इतना थोड़ा सा ठीक सोच लीजिए यार, थोड़ी समस्या होती। ठीक, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लेके आऊंगा। ये ऐसे पॉइंट मोस्टली मुझे लगता है टीचर ज्यादातर नहीं पढ़ाते होंगे। ये पॉइंट है, सारी चीजों को निचोड़ के लाया हूं और ये पॉइंट आ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ये 1885 का सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन में इनका भाग था। ठीक, अब तो कांग्रेस की दुर्दशा हो चुकी है, लेकिन उस समय ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और इसको बनना बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक, स्थापना इसकी 28 दिसंबर 1985 को हुई थी ए.के. ह्यूम के द्वारा। ये इसके महासचिव थे। ठीक है, ए.के. ह्यूम इसके महासचिव हुआ करते थे जिन्होंने इसकी स्थापना करी। तो भाई इसमें क्या क्या हुआ था? इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था बच्चों 1885 में, वो मुंबई में हुआ था, जो गोकुलदास तेजपाल कॉलेज है वहां पे इसका पहला अधिवेशन हुआ था। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या हुआ था? देखिए, इसमें 3 चरण डिसाइड किए गए थे। ये कोई आपको नहीं बताएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। इसमें क्या है? देखिए, प्रथम चरण था उदारवादी। जब कांग्रेस स्टार्ट हुई
तो इसमें उदारवादी नेता थे, ठीक है, उदारवादी चरण था, ठीक है। उसके बाद इसमें उग्रवादी नेता आए, उसके बाद इसमें गांधीवादी नेता आए। अब तीनों को देख लेते हैं कौन कौन से नेता थे, क्या क्या इनका शासनकाल था। 1885 से 1905 के बीच में, जब बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, ठीक है, 1885 से 1905 के बीच में ये उदारवादी नेता थे, जैसे जिसमें दादा भाई नौरोजी आ जाएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी आ जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले आ जाएगा, दीनशा वाचा आ जाएगा। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट नेता है, आपसे पूछ लिया जाएगा इसमें उदारवादी नेता कौन है, इसमें उग्रवादी नेता कौन। उग्रवादी तो आप भली भांति जानते होंगे, लाल बाल और पाल, ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पॉल, ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पॉल, ये तीन थे लाल बाल और पाल। उग्रवादी नेता थे 1906 से 1919 तक, ठीक। गांधीवादी युग में क्या आया था, गांधीवादी युग में 1920 से आजादी के समय तक गांधीवादी नेता थे, जिसमें गांधी जी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे। ये जो इस प्रकार के, जैसा आप लोगों को भी पता होगा, इस प्रकार के इसमें नेता हुआ करते थे। तो ये कांग्रेस की कुछ चीजें हैं। अब जो कांग्रेस के अधिवेशन है बच्चों, जिसमें झंडा फहराया गया, पहली बार वंदे मातरम गाया गया, ठीक है, स्वदेशी जो चीजें थी वो अपनाई गई, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग पढ़ सकते हैं, आप लोगों को मिल जाएगा। बोर्ड पे लाना संभव नहीं हो पाया था, आप जानते हैं, इतनी मेहनत, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लग जाती है, लेकिन अगली बार जरूर कोई अच्छी चीज लेके आऊंगा। और ये चीज को आप लोग जरा एक बार सही से समझ लीजिए, एक बार देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, इसमें से जरूर कोई ना कोई आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। और आपका जो 19 जून का टारगेट है, उस तक मैं आपको ये सारी चीजें कंप्लीट करा दूंगा डेली, ठीक है। इसीलिए मैं डेली दिन में अब 2 वीडियो डाला करूंगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें।